नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना राजवंश चल रहा है मेवाड़ का गुहिल राजवंश, और आज अपने महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे, राणा संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राणा संग्राम सिंह प्रथम या राणा सांगा 1509 में शासक बनते हैं और 1528 तक शासक रहते हैं। अब इनका प्रारंभिक जीवन परिचय है, उसके बारे में बात करते हैं। जन्म है वो 14 मार्च 1481 को होता है। इनकी माता का नाम रतन कंवर या माल कंवर था। पिता का नाम रायमल था, जो कि कुंभा के पुत्र थे। अब बात करते हैं, रायमल के 11 रानियां थी। 11 रानियों से उन्हें 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इन 13 पुत्रों में से 10 पुत्र ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हमें राजकाज या प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है वो नहीं देखना, यानी कि हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। इसके बाद की अगर अपनी बात करें तो अपने बात करेंगे रायमल के प्रमुख 3 पुत्र, जो 3 महत्वपूर्ण पुत्र थे जिन्हें इतिहास में जाना जाता है, उनकी अपने बात कर देंगे। फर्स्ट थे पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे राणा सांगा और तीसरे जगमल या जयमल। अब देखिए कि राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमल जो होते हैं वो शिकार के लिए जाते हैं। जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्रियां जो होती हैं उनको साथ ले लेते हैं। वहां उन्हें कोई बताता है कि यहाँ एक ज्योतिष शास्त्री है जो कि ज्योतिष विद्या में बड़ा ही निपुण है, और देखते ही ये बता देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो तीनों के तीनों उस ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्री पृथ्वीराज कछवा की कुंडली देखता है और देख के ये कहता है कि इतिहास में आपको प्रसिद्धि है वो मिलेगी। उसके बाद में जगमल जो है उसकी कुंडली को देखा जाता है और जगमल को ये कहा जाता है कि इतिहास आपको भी याद करेगा। लेकिन जैसे ही वो राणा सांगा की कुंडली देखता है और घोषणा कर देता है कि आप भविष्य में जाकर शासक बनोगे, और जैसे ही वो ये घोषणा करता है शासक बनने की, वैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमल दोनों राणा सांगा के ऊपर प्रहार कर देते हैं। और इस प्रहार में राणा सांगा जो होते हैं उनकी एक आंख है वो चली जाती है, यानी कि कटार जो है वो उनकी आंख पर लगती है तो उनकी आंख है वो चली जाती है। उसके बाद में बात करें, यहाँ से राणा सांगा है वो भागते हैं, और भागने के बाद में राणा सांगा जो है वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। राणा सांगा है वो यहाँ से भागकर अज्ञातवास में चले जाते हैं। अब राणा सांगा जब तक अज्ञातवास में थे तो उस समय मेवाड़ में क्या घटित हुआ? मेवाड़ में ये घटित हुआ कि एक तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इन्होंने गढ़बिठली को जीता। गढ़बिठली यानी कि अजमेर, इसको वो जीतते हैं और इसको जीतकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखते हैं। तो गढ़बिठली का नाम है वो तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा। उसके बाद में ये तीव्र धावक थे तो इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार उपनाम से इन्हें जाना जाता है। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में नागौर के पास एक जागीर थी, राजपूत जागीर, उसके ऊपर एक मुस्लिम है वो अपना अधिकार कर लेता है। वह राजपूत अपने परिवार के सहित मेवाड़ में आ जाता है। रायमल उन्हें शरण देते हैं। जब वो मेवाड़ में आ जाता है तो उनके 2 सुंदर पुत्रियां होती हैं, और उनकी सुंदरता की जो चर्चा है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तो सभी उनसे विवाह करने की इच्छा है वो व्यक्त करते हैं।
तो वो जो जागीरदार होते हैं वो ये कह देते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को ये जागीर, मेरी जागीर जीत कर देगा, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह है उसी के साथ करवा दूंगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो होते हैं वो उस जागीर को जीत लेते हैं, और पृथ्वीराज सिसोदिया उसको जीतने के बाद में जागीर को जब उन पिता और पुत्रियों से मिलते हैं तो उनको कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो पुत्रियां जो होती हैं उनको वो बात बुरी लग जाती है, और फिर जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो उनके भोजन के अंदर वो विष मिला देती हैं, और उस विष भरे भोजन को खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया है इनकी मृत्यु विष से हो जाती है, और इनकी जो छतरी है वो 12 खंभों की छतरी है, और कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर इनकी छतरी है वो बनी हुई। तो यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया है उनकी मृत्यु है वो हो जाती है, और पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के कुछ ही समय के बाद में जो जगमल होते हैं वो भी सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध में मारे जाते हैं। जब ये भी सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध में मारे जाते हैं तब इनके जो अन्य 10 भाई होते हैं वो शासक बनने से इनकार है वो कर देते हैं। तब उस समय रायमल को ये होता है कि मेरे बाद में शासन का क्या होगा, तो वो राणा सांगा की खोज है वो करवाते हैं। और राणा सांगा का जो अज्ञातवास था, राणा सांगा का अज्ञातवास है वो कैसे कटा, तो राणा सांगा फर्स्ट वहां से जाते हैं जहां उनका सारंग देव नामक जो व्यक्ति होते हैं वो उस प्रहार वाले यानी कि बचपन वाले संघर्ष में वो उनका बचाव है वो करते हैं, और यहाँ से इनका बचाव होने के बाद में राणा सांगा श्रीनगर नामक स्थान पर जो कि अजमेर के पास है, श्रीनगर जो कि अजमेर के पास है, वहाँ चले जाते हैं, और यहाँ जाकर महपा करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास में रहते हैं। महपा करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास में रहते हैं। फिर जब पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमल की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें खोजा जाता है, और इन्हें खोजकर मेवाड़ है वो वापस लाया जाता है, और ये शासक हैं वो बनते हैं। इसी दौरान महपा करमचंद पवार जो है वो अपनी पुत्री का विवाह भी राणा सांगा से करवा देते हैं। तो राणा सांगा के प्रारंभिक जीवन में ये घटित हुआ कि जब उनके शासक बनने की घोषणा होती है तो उनके भाई उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं, और वो अपना पूरा जो एक प्रकार से आप कह सकते हो युवा अवस्था जो थी वो अपनी महपा करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास में काटते हैं। उसके बाद में जब वो मेवाड़ आ जाते हैं तो मेवाड़ आने के बाद में राणा सांगा का राज्याभिषेक किया जाता है, जो कि 24 मई 1509 को चित्तौड़गढ़ में होता है। 24 मई 1509 चित्तौड़गढ़। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर महपा करमचंद पवार को राणा सांगा जो है वो रावत की उपाधि से विभूषित करते हैं। इसके अलावा उन्हें वो अजमेर की जागीर है वो भी देते हैं, अजमेर की जागीर है वो भी देते हैं। अब बात करते हैं राणा सांगा की उपाधियों की। तो उपाधियों में पहली उपाधि सैनिक भग्नावेश, 80 घाव थे इनके शरीर पर, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिक भग्नावेश कहा, यानी कि सैनिक का अवशेष मात्र, सैनिक का अवशेष मात्र। तो एक आंख जो इनकी है वो बचपन में चली जाती है, फिर हाथ एक, और एक जो इनका पैर था वो खातौली बूंदी के युद्ध में चला जाता है, एक प्रकार से डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके अलावा इनके शरीर पे 80 घाव और थे। इनकी वीरता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो 80 घाव होने के कारण सैनिक का अवशेष मात्र है वो कहा किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में इन्हें कहा जाता है हिंदू पथ या हिंदुआ सूरज, हिंदुओं में सूर्य के समान,
ये समकालीन राजपूत शासकों द्वारा इन्हें उपमा है वो दी गई है, राजपूत शासकों द्वारा उपमा है वो इन्हें दी गई है। अब इंपॉर्टेंट बात, हिंदू पथ या हिंदुआ जो सूरज है वो कहा जाता है राणा सांगा को, राणा सांगा को। लेकिन यहां पे आपने इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को, और ये कहा था समकालीन मुस्लिम शासकों ने, समकालीन मुस्लिम शासकों ने। और इसके बाद में यदि इंपॉर्टेंट में अपने बात करें वो है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान जो है वो कहा जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को। तो ये तीनों उपाधियां आपने ध्यान से रखनी है याद, हिंदू पथ या हिंदुआ सूरज राणा सांगा, हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा और हिंदू सुल्तान महाराणा प्रताप। ये तीन उपाधियां आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। इसके बाद में अपने राणा सांगा में बात करें तो देखिए 1509 में जिस समय राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है उस समय उनकी सीमाओं की जो स्थिति थी, यानी कि मेवाड़ के आसपास के जो राज्य थे उनकी स्थिति क्या थी। अब देखिए प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक तो जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब यानी कि 1509 के अंदर स्थिति क्या थी, और दूसरा जब युद्धों का दौर चला यानी कि 1517 से लेकर 1527 तक इनकी सीमाओं की स्थिति थी वो क्या थी। तो अपने बात करें कि राजस्थान के पास दिल्ली और फिर इधर वाले क्षेत्र में मालवा और इधर गुजरात, और तीनों की तीनों मुस्लिम सत्ता, इसके अलावा राजस्थान में भी मुस्लिम केंद्र हैं वो अवस्थित थे। तो 1509 में जिस समय राणा सांगा शासक बनते हैं उस समय दिल्ली में शासक थे सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। मालवा में शासक थे नासिर शाह, नासिर शाह, और गुजरात में शासक से महमूद शाह बेगड़ा, महमूद शाह बेगड़ा। और जब युद्धों का दौर चला यानी कि जब युद्ध प्रारंभ हुए तो दिल्ली में शासक थे इब्राहिम लोदी, मालवा में शासक थे महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। ये राणा सांगा में से प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। महमूद खिलजी जो फर्स्ट हैं वो कुंभा के समय और महमूद खिलजी जो सेकंड है वो राणा सांगा के समय। और गुजरात के अंदर थे मुजफ्फर शाह, गुजरात में मुजफ्फर शाह। तो चाहे तो आप ऐसे याद करें सिकंदर लोदी दिल्ली में और बाद में इब्राहिम लोदी, मालवा में पहले नासिर शाह और बाद में महमूद खिलजी सेकंड, गुजरात में पहले महमूद शाह बेगड़ा और बाद में मुजफ्फर शाह। या ये जो युद्धों का दौर है ये तो युद्ध में याद हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये वाला है, इसको याद रखना अति आवश्यक है कि जिस समय राज्याभिषेक होता है दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह। इसके बाद में देखिए मेवाड़ और दिल्ली यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के साथ जो राणा सांगा के दो युद्ध होते हैं अपने उनकी बात करते हैं। यदि राणा सांगा में अपने युद्धों की बात करें तो युद्ध आपने जो ध्यान में रखने हैं वो इस प्रकार से होंगे। 1517, उसके बाद में 1518, उसके बाद में 1519, उसके बाद में 1519, उसके बाद में 1526, उसके बाद में 1527 और उसके बाद में 1527। याद रखना है वो बिल्कुल ही आसान है। पहले जो दो युद्ध हैं वो इब्राहिम लोदी के साथ होते हैं, इब्राहिम लोदी के साथ यानी कि दिल्ली सल्तनत के साथ।
19 वाला एक मालवा के साथ होता है और एक गुजरात के साथ होता है। गुजरात, ये जो 1526 वाला जो युद्ध था, इसमें राणा सांगा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट युद्ध था। ये युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, लेकिन ये युद्ध भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए ये भी बीच में आएगा। और लास्ट वाले जो दोनों युद्ध होते हैं राणा सांगा के, वो बाबर के साथ होते हैं। तो पहले 17-18 इब्राहिम लोदी, 19 मालवा, 19 गुजरात, 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी पानीपत का फर्स्ट, 27 में बयाना, भरतपुर और खानवा का युद्ध जो होता है वो बाबर के साथ है, वो होता है। बाबर के साथ है, वो होता है। तो चलिए प्रारंभिक दो युद्ध जो दिल्ली सल्तनत यानी कि इब्राहिम लोदी के साथ हुए, उनकी बात करते हैं। मेवाड़ में शासक राणा सांगा और दिल्ली में शासक इब्राहिम लोदी। अब देखिए, इब्राहिम लोदी 1517 के अंदर एक सेना भेजते हैं राणा सांगा को पराजित करने के लिए, और उस समय वो युद्ध होता है जिसे कहा जाता है खातौली बूंदी का युद्ध। तो जिस समय युद्ध हुआ था उस समय खातौली बूंदी में थी, और वर्तमान में जो खातौली है वो कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर है। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर जो है वो चला जाता है, लेकिन फिर भी युद्ध में विजय श्री है वो राणा सांगा को मिलती है। विजय श्री है वो राणा सांगा को मिलती है। इसके बाद में जब इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है तो वो आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला होकर दूसरे ही साल यानी कि 1518 के अंदर एक विशाल सेना भेजता है, और इस सेना में उसके दो जो महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं उनमें एक थे मियां मक्खन और दूसरे थे हुसैन फरमूली। जबकि इस बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा के सेनापति जाला अज्जा रावत सिंह हैं, दूसरे रावत सिंह हैं। और बाड़ी धौलपुर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है। बहुत ही भयंकर युद्ध था, और इस युद्ध में भी विजय श्री है वो राणा सांगा की होती है। तो दो युद्धों के अंदर इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो जाता है। बाड़ी धौलपुर के युद्ध का उल्लेख बाबर ने भी अपने ग्रंथ तुजू के बावरी के अंदर किया है। तुजू के बावरी के अंदर किया है। अब बात करें कि यदि अब जैसे ही इब्राहिम लोदी जो होते हैं, इब्राहिम लोदी अब दो युद्धों में पराजित हो चुके हैं। इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की अयोग्यता है वो सिद्ध हो गई। अयोग्यता सिद्ध यानी कि ये अयोग्य शासक हैं, क्योंकि एक छोटी सी रियासत, पूरी अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें उसकी उपेक्षा अगर अपने देखें तो मेवाड़ जो थी वो एक छोटी रियासत थी। तो मेवाड़ एक छोटी सी रियासत दो महत्वपूर्ण युद्धों में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देती है। अतः इब्राहिम लोदी की अयोग्यता है वो सिद्ध हो गई। तो इसी के दो सेनापतियों आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। बाबर को आमंत्रित किया। उन्होंने बाबर को पत्र लिखा कि हमारे जो शासक हैं वो अयोग्य हो चुके हैं। आप यदि हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको अतुल्य धन संपदा मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपने राज्य को यहाँ पर स्थायित्व भी दे सकते हैं।
उसी समय, जिस समय की ये बात चल रही है, उसी समय बाबर को शब्बानी खान ने मध्य एशिया से बाहर कर दिया था, पराजित करके खदेड़ दिया था। और उस समय बाबर ये चाहते थे कि मेरे को कोई ऐसा स्थान मिले जहां से मैं अपना स्थायी राज्य है वो स्थापित कर सकूं, और वो एक अच्छा अवसर है वो बाबर को यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के दो महत्वपूर्ण सेनापति उसी को आमंत्रित करते हैं भारत में आकर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो बाबर है वो भारत में आते हैं, उसकी बात है वो अपने बाद में करेंगे। उससे पहले अपने बात करते हैं राणा सांगा के जो अन्य युद्ध हैं उनकी। तो राणा सांगा का मालवा संघर्ष, मालवा के साथ राणा सांगा है उनका संघर्ष क्यों हुआ, इसके कारण क्या रहे। पहले तो पहला जो कारण है वो है परंपरागत शत्रुता, परंपरागत शत्रुता। अब देखिए अपने बात कर चुके हैं खेता सिंह के समय मालवा के साथ शत्रुता है वो प्रारंभ होती है। उसके बाद में अपने ने ये देखा कि महाराणा कुंभा के समय भी मालवा के साथ जो एक लंबी युद्धों की श्रृंखला चलती है सारंगपुर युद्ध के बाद में, तो वहां से भी तो एक तो ये आपस में परंपरागत शत्रु थे, एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण सांगा का हिंदू धर्म रक्षक होना। महाराणा सांगा ने आसपास के जितने भी छोटी छोटी जो चौकियां थी जहां पर मुस्लिम आधिपत्य था उनको मुक्त करवा लिया था और हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में उभरे थे। दूसरा कारण ये था। और तीसरा इंपॉर्टेंट उसी समय तात्कालीन यानी कि प्रेजेंट कारण क्या था, प्रेजेंट कारण ये था राणा सांगा द्वारा मेदिनी राय को शरण व गांगरोन तथा चंदेरी की जागीर देना। मेदिनी राय जो कि मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड का प्रधानमंत्री था, महमूद खिलजी सेकंड और मेदिनी राय के बीच में जो महमूद खिलजी के मुस्लिम जो सेनापति होते हैं वो इन दोनों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। और इन दोनों में जब गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। और मेदिनी राय क्या करता है, मेदिनी राय मांडू दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। मांडू दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में वो राणा सांगा की सहायता के लिए चलता है। जब वो राणा सांगा की सहायता के लिए चलता है तो पीछे मांडू दुर्ग के रक्षक के रूप में अपने पुत्र को छोड़कर आता है। और पीछे से महमूद खिलजी क्या करते हैं, मांडू पर अधिकार करके मेदिनी राय के पुत्र की हत्या है वो कर देते हैं। ये सूचना मेदिनी राय को रास्ते में मिली तो वो स्थायी रूप से राणा सांगा के पास रुक गए। राणा सांगा उन्हें क्या करते हैं, गांगरोन और चंदेरी की जागीर है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद में महमूद खिलजी सेकंड क्या करते हैं, गांगरोन पर अधिकार कर लेते हैं। जब महमूद खिलजी सेकंड गांगरोन पर अधिकार कर लेते हैं और ये सूचना जब राणा सांगा को मिलती है तो राणा सांगा आग बबूला हो जाते हैं। और राणा सांगा का जो गांगरोन आक्रमण था वो इतना तीव्र था कि चित्तौड़ से चलकर एक ही दिन के अंदर वो गांगरोन विजयी कर लेते हैं और यहाँ सारा कुछ तहस नहस कर देते हैं। और इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी सेकंड के जो सेनापति थे आसफ खां वो मारे गए। और आसफ खां के मारे जाने के बाद में जो हरिदास चारण थे, हरिदास चारण ने क्या किया, महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, बंदी बनाया। हरिदास चारण जब महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लेता है और जैसे ये सूचना राणा सांगा को मिलती है तो वो कहते हैं कि आपने वो काम कर दिया कि आपको मेवाड़ का शासन है वो सौंप दिया जाए। तो हरिदास चारण कहते हैं कि मुझे मेवाड़ का शासन नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर हरिदास चारण को 12 गांव जो हैं वो राणा सांगा प्रदान करते हैं और महमूद खिलजी को 6 माह तक मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के अंदर बंदी के रूप में रखा जाता है। 6 माह के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है और इन्हें इनका आधा राज्य है वो लौटा दिया जाता है।
आधा राज्य है वो लौटा दिया जाता है। इसके आगे की बात करें तो 19 का दूसरा युद्ध आएगा। अपने बात कर रहे हैं युद्धों की, और युद्धों के अंदर अपने ने देखा 17 की बात कर ली, 18 की बात कर ली, 19 मालवा की बात कर ली। अब अपने 19 गुजरात का जो युद्ध है उसकी अपने बात है वो करेंगे। तो राणा सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष क्यों हुआ? ईडर पर प्रभुत्व का प्रश्न, ईडर पर प्रभुत्व का प्रश्न। ईडर में दो भाइयों भारमल और रायमल में गृह युद्ध था, और उस गृह युद्ध का फायदा गुजरात भी उठाना चाहता था और मेवाड़ भी उठाना चाहता था। अब देखिए कि भारमल जो है ना वो मुजफ्फर शाह की सहायता लेता है और शासक बन बैठता है। रायमल जो है उसकी हेल्प है वो राणा सांगा करते हैं, राणा सांगा करते हैं, और राणा सांगा क्या करते हैं, उन्हें पुणे ईडर का शासक है वो बना देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब पुणे रायमल को शासक बना दिया जाता है तो मुजफ्फर शाह जो है ना वो ईडर पर आक्रमण के लिए उत्सुक था और ईडर पर आक्रमण करना चाहता था। इसी बीच राणा सांगा क्या करते हैं, मुजफ्फर शाह पर आक्रमण कर देते हैं, और वहां जहां इनकी सेना का आमना सामना होता है सेना वहां से भागती है और भागकर गुजरात के अहमदनगर दुर्ग में पहुंच जाती है और वहां छिप जाती है। राणा सांगा इनका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए अहमदनगर पहुंच जाते हैं, अहमदनगर दुर्ग को नष्ट करते हैं, इस सेना को पराजित करते हैं। वापसी में लौटते समय बड़गांव, बिलासपुर आदि गांवों को लूटते हुए राणा सांगा है वो मेवाड़ वापस पहुंचते हैं, और इस प्रकार से मालवा और गुजरात दोनों को ये क्या कर देते हैं, पराजित है वो कर देते हैं। इसके बाद में देखिए 1519 ही वो वर्ष था जिस वर्ष बाबर है वो भारत आते हैं। बाबर का भारत जो आगमन है वो होता है 1519 के अंदर। 1519 में बाबर भारत आते हैं और उनका जो प्रथम आक्रमण होता है वो बाजोर पे होता है, और बाजोर आक्रमण के अंदर वो भेरी का दुर्ग है उसको जीतते हैं, और भेरी दुर्ग के समय ही वो पहली बार तोपों का प्रयोग करते हैं, पहली बार तोपों का प्रयोग करते हैं। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग बाजोर आक्रमण भेरी के दुर्ग जीतने में बाबर ने किया। इसके बाद में बाबर जो है वो 1519 से लेकर और 1526 के बीच में, 1519 से लेकर और 1526 के बीच में भारत का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था ये वाला क्षेत्र, इसके ऊपर आक्रमण है वो करते रहते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे भागों को जीतते हैं। उसके बाद में वो पंजाब में आगे बढ़ते हैं और पंजाब में आगे बढ़ते हुए वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी है वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिनकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हुई। दिल्ली सल्तनत के चारों राजवंश यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 से लेकर और 1526 तक लगभग 325 सालों में कोई भी ऐसा राजा नहीं था। करीब करीब 90 के करीब शासक बने इन 325 सालों में, उनमें से कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी थे वो युद्ध क्षेत्र में मारे गए। बाबर है इस युद्ध में विजयी है वो होता है। बाबर की जीत के दो महत्वपूर्ण कारण थे, एक इसका तोपखाना और दूसरा इसकी तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति इस पानीपत के युद्ध के यदि अपने बात करें तो पानीपत के युद्ध के जो परिणाम थे, परिणाम वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला तो ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति,
दिल्ली सल्तनत की समाप्ति। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। मुगल सत्ता की स्थापना, भारत में मुगलों का जो शासन है वो स्थापित हो गया। दिल्ली और आगरा के ऊपर बाबर का अधिकार है वो हो जाता है। दिल्ली और आगरा के ऊपर बाबर का अधिकार है वो हो जाता है। तो दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है। अब देखिए पानीपत का जो ये युद्ध था, इस पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर के साथ वो किस प्रकार से लड़ाई करेगा, इसके लिए वो क्या होता है, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में जो बाबर थे वो सीधे आगरा नहीं गए, वो क्या करते हैं, पानीपत से बयाना भरतपुर आते हैं। बयाना भरतपुर में आते हैं, बयाना भरतपुर का किला जीतते हैं और वहां अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को छोड़कर और फिर आगरा जाते हैं और आगरा में अपना राज्याभिषेक है वो कराते हैं। आगरा में अपना राज्याभिषेक है वो कराते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बाबर और राणा सांगा के बीच जो संघर्ष के कारण थे उनकी अपने बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाबर और राणा सांगा के संघर्ष की बात करेंगे। उससे पहले के जो 4 युद्ध हैं वो और राणा सांगा का जीवन परिचय है, उसको आपने ध्यान से याद रखना है। जय हिंद।